हमने किला दिखाने के लिए गाइड ले लिया था। उसने किले के प्रवेश द्वार से ही बोलना शुरू कर दिया था। उसकी हिंदी गुजराती से रगड़ खाती हुई कानों में एक विचित्र लुभावना सा खुरदरापन उंडेल रही थी। महमूद बेगड़ा, जिसने कभी इस किले पर आक्रमण किया था, का नाम वह बार बार ऐसी तुड़सी से ले रहा था मानो उसको धमका रहा हो। उसने खुद को भी खासा ऐतिहासिक सिद्ध करना चाहा। हम कोई आज से किला नहीं दिखाता है। शुरू किया तो एक आना में अक्खा किला दिखाता था। आज आप ही लोग से 10-10 रुपया लेगा कि नहीं। वह चलते चलते रुक जाता, रुक कर फेफड़ों में दम खींचता। हम उत्सुकता से उसे घेर कर खड़े हो जाते। वह किले के इतिहास का कोई जीर्ण शीर्ण पृष्ठ पढ़ने लगता। हमारी मुंडियां हिलती, सब समझ में आ रहा है। सहसा एक झटका सा लेकर वह फिर चल पड़ता। आइए उधर चलते हैं, अभी तो अक्खा किला घूमने का है। अब हम एक बावड़ी के सामने थे। किला पहाड़ पर बना था। बावड़ी मानो पहाड़ का अंतःस्थल थी। ऊपर से देखो तो फकत एक गोल सुराख, मगर सुराख के एक और सीढ़ियाँ जाने किस अतल तक उतरती दिख रही थीं। सीढ़ियों के दोनों ओर पथरीली दीवार की रंगत किसी ताज़ा घाव की सी याद जगाती ललछोई गुलाबी आभा। हमने पाया गाइड बावड़ी से फटाफट निवृत्त होना चाहता है। असल में बावड़ी निरा इतिहास न थी, कथा भी थी। कथा अपने सुनाने में थोड़ी तसल्ली, थोड़ा ठहराव चाहती थी। गाइड के पास ऐसा कुछ न था। वह फटाफट अक्खा किला घुमा देना चाहता था। उसे आज के दिन किले के कई और चक्कर लगाने थे। वह चाहता था हम बावड़ी में झांक भर लें, उसकी गहराई में न उतरें। बोला, वो सब मन घड़ंत बात है, सब रुपया 2 रुपया के लिए बोलता है ये लोग। बावड़ी के आसपास थाली में कलश, अक्षत और रोली लिए कई औरतें घूम रही थीं। वे दर्शकों के ललाट पर टीका लगाती और बावड़ी की कथा सुनाती जाती थी। गाइड की जल्दबाजी के बावजूद हम में से कईयों ने कथा सुन ली थी। अड़ी और चड़ी नाम की 2 ग्राम बालाएँ थीं। एक बार राज्य पर घोर विपदा आई। ग्राम बालाओं ने अपना उत्सर्ग करके राज्य को विपदा से उबार लिया था। उनकी याद में राजा ने यह बावड़ी खुदवाई कि उनकी कथा किले के इतिहास से कभी अलहदा न हो। किला इतिहास हो चुका था। अड़ी चढ़ी की कथा अभी जिंदा थी। उसको किसी गाइड की ज़रूरत न थी। मुझे जिसने टीका लगाया एक निढाल सी मध्यवय औरत थी। मैंने उसकी थकी आ रही आंखों में झांका, जैसे अड़ी चढ़ी की कथा का मर्म उन्हीं में छिपा हो। उसने मेरी टोह से बेपरवाह बोलना जारी रखा। अड़ी चढ़ी का वरदान होता। बोला है कि बावड़ी का सीढ़ी उतरकर उसका पानी मुंह में भरकर ऊपर तक लाएगा, उसका आप ही आप एकदम बंगला जैसा अच्छा घर बनने सक जाएगा। लेकिन मेरा तो पहले से बना है बहन, मैंने यूं ही कौतुकवश गुजराती पुट देकर उसको बताया। बनने से क्या, अड़ी चढ़ी की कृपा से बहुत सुख साहित हो जाएगा, करके तो देखो बाबा। मैंने हंसकर थाली में 2 का नोट छोड़ा और बावड़ी की सीढ़ियों को देखने लगा। नीचे उतरते उतरते उन पर अंधेरा घिरा दिखाई दे रहा था। सीढ़ियाँ खुदाई के साथ साथ पहाड़ के अपने पत्थर की ही बनी थी। चौड़ी न थी, मगर इतनी संकरी भी नहीं कि 3-4 आदमी एक साथ चढ़ उतर न सकें। कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ ऊपर लौट रहे थे। ऊपर आते आते किसी के मुंह में पानी न था। सब एक दूसरे पर हंस हंस कर अपनी विफलता से कन्नी काट रहे थे। पानी बीच ही में कहीं हाँपनी के धक्के से निकलकर उनके अपने कपड़ों पर फैल चुका था। गाइड कथा की चपेट में आया हुआ झल्ला रहा था। आप लोग समझदार होकर क्या करने को लग गया? अभी अक्खा किला बाकी पड़ा है। कितना कितना बात जानने का है, समझने का है। दिन भर क्या डीकरा के जैसा इधर ही खेल करता रहेगा? हमको दूसरा पार्टी को भी किला घुमाना का है। मेरी बारी थी। सयानापन आड़े आ रहा था। ये सरासर बेवकूफ़ी है, एक मूर्ख स्वप्न। मैं अकेला ही तो सयाना नहीं। फिर मैंने सोचा, हमारा पूरा ग्रुप ही सयानों को था। अपने प्रांत की सरकार के हम सभी जिम्मेदार अधिकारी थे। हम गुजरात किला देखने नहीं, यहाँ के सफल सहकारी आंदोलन का अध्ययन करने आए थे।
मगर यहाँ सब दांव लगा रहे थे, मुंह में भर भर कर पानी ऊपर ला रहे थे और उसे बीच सीढ़ियों में बिखेर बिखेर कर बुरी तरह हाँफ और हंस रहे थे। शायद भीतर कहीं उदास भी हो रहे थे। उनके बंगले बनते बनते ही ढह पड़ रहे थे। आखिरकार मैं भी सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे पहुंचकर पाया बावड़ी के पानी पर गाढ़ा सा उजाला तैर रहा था। मैंने ऊपर जहाँ से उजाला आ रहा था देखा। मुझे लगा मैं किसी कुएं में बैठा हूँ। कुछ दर्शक मुंडेरों से नीचे झांक रहे थे। उनके झुके हुए सिर मुझे अजीब ढंग से निर्जीव लग रहे थे। सहसा पानी हिला। शायद ऊपर से किसी ने कंकर फेंका। हिलते हुए पानी पर मैंने देखा कई मरे हुए कबूतर और उनकी आंखें तैर रही थीं। यह गंदा सड़ा हुआ पानी मुंह में भरना होगा, मैंने सोचा और ठिठक सा गया। हाइजीन को छोड़िए, पानी जरूर मीठा होगा। मेरे पास मेरे साथी सचिदानंद खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो लीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, मैंने कहा। एक बंगला बने न्यारा। आप बनाइए, एक बंगला काफ़ी होगा, हम दोनों साथ ही रहेंगे, कहकर सचिदानंद मुझे पानी दिखाने लगे। मैं बावड़ी पर झुका। मैंने चुल्लू भरा और हिम्मत बटोर कर उसे मुंह में भर लिया। पानी बहुत मीठा निकला। एक चुल्लू पर्याप्त न लगा। मैंने कई चुल्लू भरे और मुंह फूलने तक उन्हें सुड़कता रहा। मुंह फुलाए फुलाए मैंने सचिदानंद जी की तरफ मुस्कुराना चाहा। उन्होंने कहा, अब चलिए भी ऊपर। थोड़ी देर में ही मैं सीढ़ियों के बीच था। मेरी सांसें नाक में गुर्राने लगी थीं। मेरे पपोटों पर भीतर से दबाव बढ़ता जा रहा था। मुंह में पानी भरा था, मगर गले में जैसे सूखा पड़ता जा रहा था। मैंने मुड़कर पीछे देखा। बावड़ी कहीं दूर नजर आई। बीच में कहीं एक अक्स सा दिखाई दिया। शायद सच्चिदानंदन थे। मैंने सीढ़ियों के ऊपरी छोर की ओर देखा। वहाँ मुझे उजाले का रेला सा दिखाई दिया। मैं उसी की ओर भागने लगा। भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उजाला दूर था, दूरी जैसे अनंत थी। अब भीतर का दबाव आंखों से धक्के मार रहा था। मैंने पानी को थामने के लिए होठ भींच लिए। सांसें जैसे अब सांसें न थी, एक आंधी थी जो भीतर घुट रही थी। भागो मत, भागो मत, पता नहीं किसकी पुकार थी। रुकना मेरे वश में न था। मैं आंधी पर सवार था। मैं खुद भी अंधा हो चुका था। अपने अंधेपन में मुझे फ़कत एक घर जगमगाता दिख रहा था। यह घर मेरा नहीं था, मगर मेरे सिवा भी किसी का नहीं था। मैं इस घर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। मैं इस घर को ढहने से बचाए उजाले के रेले की दिशा में भागे जा रहा था। अपनी ओझल होती चेतना में मुझे सिर्फ एक शब्द अपनी पूरी हस्ती में चमकता हुआ दिख रहा था, घर। और अंततः मैं ढह पड़ा। ढहते ढहते कुछ फुसफुसाहटें मेरे कानों में बजती सुनाई पड़ी। शाबाश शाबाश, तुम ऊपर पहुंच गए हो, थूक दो कुल्ला। हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। पानी बह निकला था। पानी के पीछे ढेर सारी हवा। मैंने मानो अपने को उलींच दिया था। मैं एकदम रीता, भारहीन सा किसी अनंत में तैर रहा था। कहीं दूर मेरे भीतर आश्वस्ति के डेने फैल चुके थे। कोई घर था जिसके आंगन पर मैं मंडरा रहा था। कहाँ है वह घर? किले से लौटने के बाद सच्चिदानंद जी ने उस घर का पता पूछा। मैं अवाक कुछ नहीं बता पाया उन्हें।